नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। झारखंड में मंडरा रहा कोहरा का साया, विजिबिलिटी रहेगी 200 मीटर से कम, सर्दी से राहत नहीं। झारखंड में कोहरा का साया मंडरा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन 20, 21 और 22 दिसंबर को राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रहने की संभावना जताई गई है। जिन जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है उनमें पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ शामिल है। झारखंड के 5 जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इन जिलों में रांची, डाल्टनगंज, खूंटी, लोहरदगा और लातेहार शामिल है। वहीं कांके का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं चाईबासा का सबसे अधिक उच्चतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। जेएसएससी सीजीएल का मामला फिर पहुंचा कोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। छात्रों के एक समूह ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था। छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय की आशा है। हालांकि अब तक ये याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने सफल अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। रामगढ़ में जंगली हाथियों ने फिर ली एक व्यक्ति की जान। दहशत में लोग, प्रशासन से लगा रहे गुहार। रामगढ़ जिले में इन दिनों हाथियों का आतंक बढ़ गया है। हाथियों का झुंड न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी इलाकों में भी तांडव मचा रहे हैं, जिससे लोग डरे सहमे हुए हैं। ताज़ा मामला कुज्जू ओपी क्षेत्र के कर्मा सुगिया खीरा बेड़ा का है। यहां हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान लोकनाथ मुंडा 35 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लोकनाथ मुंडा शौच के लिए घर से बाहर निकला था। उसी समय हाथी ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने सूंड से लोकनाथ को पटका, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोकनाथ मुंडा अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। बता दें कि रामगढ़ में लगातार हाथियों के हमले से लोगों की मौत हो रही है। इससे ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश व्याप्त है। 2 दिन पूर्व भी हाथियों ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए तत्काल दिया था, जबकि 3,75,000 बाद में देने की बात लिखित रूप से दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। उन्होंने वन विभाग से हाथियों को दूर भगाने की अपील की है। रामगढ़ जिला प्रशासन ने आम नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने कहा है कि प्रमंडल में हाथियों का अलग अलग झुंड विचरण कर रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरका में 7, सुगिया में 4, टोपा में 4, उखरबेड़ा में 11, छत्तरमांडू में 3 और गोबरधा में 1 हाथी घूम रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हाथियों का झुंड बोकारो जिला की ओर प्रस्थान कर गया है। जंगली हाथियों की गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है। नागरिकों से अपील है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और हाथियों के संभावित मार्गों एवं वन क्षेत्रों के आसपास अनावश्यक आवागमन से बचें। विशेष रूप से शिक्षा विभाग को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर एहतियाती कदम उठाने का निर्देश भी दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है। धनबाद में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने रौंदा, पिता की मौत, बाल बाल बची बेटी। एक ट्रैक्टर चालक ने मामूली विवाद में बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामला कतरास थाना क्षेत्र का है। यहां कांकू मूसा पहाड़ी पुल पर राजगंज महुदा NH 32 के पास रॉन्ग साइड से अवैध बालू लेकर आ रहे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार ने जब इसका विरोध किया तो बाप बेटी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें बाइक सवार महावीर महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की बेटी बाल बाल बच गई। घटना से बेटी सदमे में है।
प्रत्यक्षदर्शियों और मृतक की बेटी के अनुसार महावीर महतो अपनी बेटी के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर चालक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर बाइक सवार को रौंद दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की खबर फैलते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने राजगंज महुदा NH 32 जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने अवैध बालू कारोबार पर रोक लगाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही कतरास थाना, तेतुलमारी थाना, बाघमारा और बरौरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अवैध बालू की ढुलाई लगातार होती है, जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। झारखंड में शिक्षक बहाली का बड़ा रोड मैप, अगले साल 40,000 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को नई गति देने की तैयारी में है। इसी कड़ी में अगले वर्ष 40,000 शिक्षकों की बहाली की योजना बनाई गई है। ये नियुक्तियां प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1ली से 5वीं तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए सहायक आचार्यों के पदों पर होंगी। दरअसल सरकार ने पहले सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इस प्रक्रिया में केवल 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के अभाव और अन्य कारणों से करीब 15,000 पद खाली रह गए। अब इन रिक्त पदों के साथ साथ 23,999 नए पदों पर भी बहाली की तैयारी है। इस तरह कुल मिलाकर 40,000 पदों के लिए एक साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार मिडिल स्कूलों की स्थिति सुधारने पर भी खास ध्यान दे रही है। जहां अब तक सहायक अध्यापक नेतृत्व कर रहे थे, वहां सहायक आचार्यों की पद स्थापना की जा रही है। साथ ही राज्य में 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने की योजना पर काम चल रहा है। आने वाले वर्ष में इन स्कूलों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा और यहां CBSE पैटर्न के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। इधर माध्यमिक शिक्षकों के 1,373 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है और जनवरी में परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 1ली से 8वीं कक्षा के लिए 3,451 विशेष शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में राज्य को 11,000 नए शिक्षक मिल चुके हैं। इनमें 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रूप में गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शामिल हैं, जबकि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बहाल किए गए हैं। सभी शिक्षकों का जिलावार पद स्थापना पूरा कर लिया गया है। नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है। इसके तहत राज्य भर में आवासीय और दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और बेहतर हो सके। झारखंड में PDS सिस्टम पर संकट, 11 महीने से नहीं मिल रही जरूरी चीजें। झारखंड की सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS इन दिनों गंभीर भरोसे के संकट से गुजर रही है। राज्य के लाखों गरीब परिवारों को पिछले करीब 11 महीनों से चीनी, दाल और नमक जैसी जरूरी खाद्य सामग्री नहीं मिल पाई है। हालात ये हैं कि रसोई का बजट बिगड़ गया है और लोग सरकारी राशन व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि विभाग की ओर से संकेत दिए गए हैं कि दाल और नमक की आपूर्ति जल्द ही शुरू हो सकती है, लेकिन चीनी को लेकर स्थिति अब भी अधर में लटकी हुई है। लगातार टेंडर प्रक्रिया विफल होने के कारण चीनी वितरण ठप पड़ा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक दाल की खरीद प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 10 दिनों के भीतर दाल PDS दुकानों तक पहुंच सकती है। नमक को लेकर भी किसी बड़ी अड़चन की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन चीनी सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। बीते 4-5 महीनों में 3 बार टेंडर निकाले गए, मगर हर बार कोई भी आपूर्तिकर्ता आगे नहीं आया। नतीजतन अंत्योदय अन्न योजना AAY के लाखों परिवार चीनी से वंचित हैं। राज्य में करीब 8,80,000 AAY कार्डधारी परिवार हैं, जिनसे जुड़े 33 लाख से अधिक लाभुक प्रभावित हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो दाल और नमक का रास्ता साफ हो चुका है, जबकि चीनी के लिए नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। विभाग ने इस समस्या को उच्च स्तर पर रख दिया है ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके। इधर PDS दुकानदारों की परेशानी भी कम नहीं है। 8 महीने से कमीशन का भुगतान नहीं होने के कारण कई दुकानदार आर्थिक संकट में हैं। कुछ डीलरों का तो 13-15 महीने तक का कमीशन लंबित बताया जा रहा है। इससे PDS की जमीनी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
खाद्य सामग्री की कमी और डीलरों के भुगतान में देरी ने ये साफ कर दिया है कि पीडीएस सिर्फ आपूर्ति का नहीं बल्कि प्रबंधन और निर्णय प्रक्रिया का भी संकट झेल रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इस भरोसे को कितनी जल्दी बहाल कर पाती है। सीएम की किसानों से अपील, मुआवजा व भुगतान दिलाने के नाम पर बिचौलिए के बहकावे में न आएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों से अपील की है कि मुआवजा अथवा भुगतान दिलाने के नाम पर किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 700 से अधिक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित की जा रही है। सभी किसान अपने प्रखंड के नजदीकी धान अधिप्राप्ति केंद्र पर जाकर धान की बिक्री कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि किसानों को प्रति क्विंटल धान 2450 रुपए की दर से भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से धन की मांग करता है या किसानों को गुमराह करता है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अंचल कार्यालय अथवा जिला प्रशासन को दें। किसानों की समृद्धि ही झारखंड की शक्ति है। सरकार हमेशा आपके अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित है। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग के नियम बदले, अब आधार जरूरी। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब जब रिजर्वेशन खुलने वाले दिन ऑनलाइन टिकट बुक किया जाएगा तो उसके लिए आधार से जुड़ा IRCTC अकाउंट होना जरूरी होगा। ये नियम धीरे धीरे लागू किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि पहले दिन टिकट खुलने के कुछ घंटों तक सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा होगा। रेलवे ने साफ किया है कि ये बदलाव सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए है। स्टेशन के PRS काउंटर से टिकट लेने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे। रेलवे का कहना है कि इससे दलालों पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को टिकट मिलना आसान होगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपना IRCTC अकाउंट समय रहते आधार से जोड़ लें। जमशेदपुर में स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र पर हमला, TMH में भर्ती। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित एक स्कूल के बाहर शुक्रवार को एक गंभीर घटना हुई। नरवेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्र पर कुछ बाहरी युवकों ने हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार स्कूल की छुट्टी होने के बाद छात्र सौम्य कुमार जैसे ही स्कूल गेट से बाहर निकला, वहां पहले से मौजूद कुछ युवक नशा कर रहे थे। छात्रों ने उन्हें वहां नशा करने से मना किया, जिससे वे गुस्से में आ गए और बच्चों से उलझ पड़े। इसी दौरान उन लोगों ने छात्र सौम्य कुमार पर हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद वहां भीड़ जुट गई। भीड़ को देख हमलावर मौके से भाग निकले। घायल छात्र को तुरंत टाटा मेन हॉस्पिटल TMH ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि छात्र की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे निगरानी में रखा गया है। सूचना मिलने पर बिष्टपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस स्कूल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। इस घटना के बाद स्कूल के छात्रों और अभिभावकों में डर और नाराजगी है। लोगों ने स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। बोरसी के धुएं से दम घुटने से नानी नातिन की मौत, मां रेफर। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के फुलडेहा गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। तीनों एक ही परिवार के हैं। मृतकों में 70 वर्षीय सुनहरा उर्फ मुरैना देवी और 15 वर्षीय माया कुमारी हैं। दोनों रिश्ते में नानी नातिन हैं। वहीं घटना में मृतका माया कुमारी की 40 वर्षीय मां किरण देवी गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। किरण देवी के पति BSF में है। घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनहरा उर्फ मुरैना देवी अपनी बेटी किरण देवी के घर फुलडेहा आई थी। ठंड अधिक होने की वजह घर के एक कमरे में बोरसी जलाकर रात्रि में सभी सो रहे थे। कमरा बंद होने की वजह कमरे में धुआं भर गया और मां, बेटी और नातिन सोए रह गए। परिजनों और ग्रामीणों ने तीनों को कमरे से निकाला और तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर PN सिंह ने सुनहरा उर्फ मुरैना देवी और माया कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि किरण देवी का प्राथमिक उपचार कर मेदिनीनगर रेफर कर दिया है। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद हुसैनाबाद पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंची और डॉक्टरों और परिजनों से जानकारी ली। अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ जमा है। घटना को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम अनुमंडलीय अस्पताल
अस्पताल हुसैनाबाद में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया मामला बोरसी के धुएं से दम घुटने का ही प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति केस में विनय सिंह को किया गिरफ्तार। विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहते हुए वन भूमि घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए विनय सिंह को एसीबी ने कांड संख्या 20/2025 में गिरफ्तार रिमांड कर लिया है। विनय सिंह को इस केस में रिमांड करने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलहाल वो 4 मामलों में आरोपी हैं और सिर्फ शराब घोटाला से जुड़े एक मामले में उन्हें राहत मिली है। अन्य मामलों में उन्हें जमानत लेनी होगी। सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद ही वो जेल की सलाखों से बाहर निकल पाएंगे। विनय सिंह के विरुद्ध एसीबी में 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना में दर्ज है। जिस मामले में उन्हें रिमांड पर लिया गया है वो केस आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है। ये केस एसीबी ने पिछले महीने दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में आईएएस विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले शिपेज त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी नामजद अभियुक्त हैं। वाटरफॉल घूमने गए छात्र छात्रा को डराकर जबरन बनवाया शारीरिक संबंध, एमएमएस बनाकर वायरल करने की धमकी। मनचलों की तलाश में पुलिस। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के जरगा पंचायत में वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गए एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी का मामला सामने आया है। मनचलों ने हथियार के बल पर दोनों नाबालिगों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठे। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित नाबालिग ने बताया कि गुरुवार सुबह वो अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ बाइक से वृंदाहा वाटरफॉल गया था। वापस आते समय 2 युवकों ने उनकी बाइक रोक ली और चाबी निकाल ली। इसके बाद उन्होंने हथियार के बल पर जबरन दोनों को शारीरिक संबंध बनाने को कहा। इस दौरान उन्होंने उनका एमएमएस भी बनाया। एमएमएस बनाने के बाद दोनों युवकों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10,000 रुपए की मांग की। पीड़ित ने किसी तरह अपने दोस्तों से 4,635 रुपए का इंतजाम किया और पैसे ऑनलाइन आरोपियों में से एक को ट्रांसफर कर दिए, जिससे वो उनके चंगुल से बच निकला। वहां से निकलने के बाद नाबालिग थाने पहुंचा और पूरी घटना बताते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित की निशानदेही के आधार पर आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि पीड़ित द्वारा आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रिम्स की जमीन पर फर्जीवाड़ा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को पत्र लिखकर रखी ये मांग। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की डीआईजी ग्राउंड के नाम से चर्चित जमीन से कब्जा हटाए जाने का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बेघर लोगों की आवाज बुलंद कर दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खुला पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि जरूरतमंदों को अलग से जमीन मुहैया कराना जाना चाहिए। साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से संबंधित जमीन पर वर्षों से बड़े बड़े भवन तैयार हो गए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि संबंधित जमीन पर अवैध कब्जा जिला प्रशासन द्वारा कैसे होने दिया गया। रिम्स की उक्त जमीन का कुछ भाग फर्जी कागज बनाकर कैसे बाजार में बेच दिया गया। बिल्डरों ने उक्त जमीन पर अपार्टमेंट बनाकर आम नागरिकों के हाथों फ्लैट कैसे बेच दिया। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि कोई आम नागरिक फ्लैट या जमीन खरीदता है तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जमीन की जांच करें कि जमीन सरकारी या निजी है। आम नागरिक के पास न इतनी समझ होती है और न ही इतने संसाधन की हर स्तर पर कानूनी जांच पड़ताल कर सके। ये जिम्मेदारी सरकार के सिस्टम की होती है। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन करते वक्त जांच पड़ताल की जाती है। इससे साफ है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने रिश्वत लेकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी। आखिर सीओ ने कैसे म्यूटेशन कर दिया। गौर करने वाली बात है कि अवैध रूप से रजिस्ट्री और म्यूटेशन के बाद रांची नगर निगम ने अपार्टमेंट निर्माण का नक्शा पास कर दिया, जबकि नक्शा पास करते समय जमीन का पूरा ब्यौरा और दस्तावेज की जांच की जाती है। नक्शा पास करने के बाद रेरा की जिम्मेदारी बनती है कि जांच पड़ताल कर ही प्रोजेक्ट को अप्रूव करे। फिर प्रोजेक्ट कैसे अप्रूव कर दिए गए। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण में शामिल संबंधित रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी और रांची नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। जिन निर्दोष लोगों ने उक्त अवैध रूप से निर्मित अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें सरकार तत्काल वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए। यदि सरकार वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हो तो फ्लैट खरीदारों को क्रय मूल्य सरकार वहन करे, क्योंकि ये नुकसान सरकार के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हुआ है।
राज्यपाल ने गिग श्रमिक विधेयक को दी मंजूरी। गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन का रास्ता साफ। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद गिग श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और उनके कल्याण के लिए गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के 50,000 से अधिक गिग वर्कर इस कानून के दायरे में आ जाएंगे, जिसमें जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, कैब चालक और अखबार के हॉकर शामिल हैं। धनबाद के टुंडी में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, 2 घर क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने खदेड़ा। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में गुरुवार देर रात जंगली हाथियों की एक झुंड ने भारी उत्पात मचाया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि झुंड में 5 हाथी शामिल थे, जिनमें एक बच्चा हाथी भी था। ये झुंड गिरिडीह जिले के पीरटांड क्षेत्र से होते हुए धनबाद जिले के पश्चिमी टुंडी प्रखंड में प्रवेश किया और देर रात डंडाटांड के रास्ते दलुगोड़ा गांव पहुंच गया। गांव में प्रवेश करते ही हाथियों ने रिहायशी इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दलुगोड़ा गांव निवासी रामलाल मुर्मू के घर को हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे धान की फसल हाथियों ने खा ली, जबकि शेष अनाज को इधर उधर बिखेर दिया। इसके बाद हाथियों ने दीवार तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। घटना के समय घर में रामलाल मुर्मू की पत्नी चंदोली मुर्मू तथा उनकी 3 बेटियां संजोती कुमारी, सेवांती कुमारी और समिता कुमारी सो रही थीं। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। घटना के वक्त घर के मुखिया रामलाल मुर्मू रोजगार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। हाथियों के उत्पात की सूचना मिलते ही मशाल लेकर स्थानीय लोगों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने हाथियों के झुंड को गांव से बाहर खदेड़कर चीना पहाड़ी की ओर भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। शुक्रवार सुबह भाजपा टुंडी मंडल अध्यक्ष गोविंद टूडू पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने वन विभाग एवं जिला प्रशासन से संपर्क कर पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की। साथ ही तत्काल राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को अनाज एवं ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े उपलब्ध कराने की मांग भी की। हाथियों के लगातार विचरण और उत्पात से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की निगरानी बढ़ाने और स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ग्रेटर रांची में बनेगा झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया मुख्यालय। 5 मंजिला भवन में होंगी हाईटेक सुविधाएं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अपना हाईटेक मुख्यालय होगा। बोर्ड का नया मुख्यालय भवन ग्रेटर रांची में बनेगा। 5 मंजिला भवन में कई हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन का निर्माण 1 लाख वर्ग फीट में होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड के 5 जिलों में प्रदूषण बोर्ड का 3 मंजिला क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। ये क्षेत्रीय कार्यालय रांची के तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और पलामू में बनेंगे। इस सभी जगहों पर कार्यालय का निर्माण 25,000 वर्ग फीट में किया जाएगा। इन कार्यालयों में प्रयोगशाला के साथ विश्राम कक्ष की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पीएलएफआई के इनामी नक्सली आलोक यादव ने शुक्रवार को लातेहार एसपी कुमार गौरव, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर के समक्ष हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आलोक यादव पर 1 लाख रुपए इनाम भी घोषित था। आलोक लातेहार के बालूमथ बसिया का रहने वाला है। आलोक यादव पर राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्र में 35 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसके आत्मसमर्पण करने से पीएलएफआई नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लातेहार पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ हो रही लगातार कार्रवाई से लगभग सभी नक्सली संगठन काफी कमजोर हो गए हैं। इसी बीच लातेहार जिले में पीएलएफआई नक्सली संगठन को लीड कर रहे नक्सली आलोक यादव ने भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क साधा। पुलिस अधिकारियों के द्वारा नक्सली को आत्मसमर्पण नीति के विषय में बताया गया और आत्मसमर्पण के बाद उसे सरकारी प्रावधान के तहत सहयोग करने का भी आश्वासन दिया गया। इसके बाद शुक्रवार को नक्सली आलोक यादव ने एक देसी राइफल तथा 4 गोलियों के साथ लातेहार एसपी कुमार गौरव, सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट राजेश सिंह और सीआरपीएफ कमांडेंट यादराम बुनकर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि शुक्रवार को पीएलएफआई के नक्सली आलोक यादव ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इस पर 1 लाख रुपए इनाम भी घोषित था। उन्होंने बताया कि पुलिस
पुलिस के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। मार्च 2026 तक पूरे जिले को नक्सली मुक्त बना दिया जाएगा। नक्सलियों के पास अंतिम अवसर बचा है कि वे सरकार की नई दिशा कार्यक्रम का लाभ लेते हुए आत्मसमर्पण कर दें। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। वहीं सीआरपीएफ के कमांडेंट यादराम बुनकर ने कहा कि मरने से बेहतर है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर अपने बचे हुए जीवन को अपने परिवार के साथ खुशहाली से जिएं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण ही नक्सलियों के पास अब एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। आत्मसमर्पण के अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी आरसी मिश्रा, लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित थे। झारखंड शराब घोटाला मामले में रायपुर जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर से एसीबी की दूसरे दिन भी पूछताछ। झारखंड शराब घोटाला केस में एसीबी दूसरे दिन यानी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर से पूछताछ कर रही है। कोर्ट की अनुमति के बाद एसीबी की टीम ने रायपुर जेल में बंद अनवर ढेबर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले गुरुवार को भी एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी से पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। बता दें कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाला केस में भी आरोपी हैं। छत्तीसगढ़ में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए शराब घोटाला हुआ है। आरोपों के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं झारखंड में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी और शराब के होलसेल स्टॉक करने वाली कंपनियों को करोड़ों रुपए के भुगतान और फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर देने का आरोप है। रांची में टीपीसी उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार व कारतूस बरामद। मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र में रांची पुलिस को सफलता हाथ लगी है। टीपीसी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी से जुड़े एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा गोली, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 16 दिसंबर 2025 को खलारी थाना क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा लेवी वसूली के उद्देश्य से फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के बाद रांची के एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। जंगली और पहाड़ी इलाके में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि टीपीसी के सब जोनल कमांडर देवजी के दस्ते से जुड़े सक्रिय सदस्य लेवी वसूली के लिए जा रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जिसमें टीपीसी से जुड़े एक उग्रवादी को धर दबोचा गया। हालांकि उसके अन्य साथी जंगल और पहाड़ी क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। जनधन खाते में 1000 करोड़ क्रेडिट होने का सच, समझिए पूरा मामला। गिरिडीह जिले में पिछले 2 दिनों से 1000 करोड़ यानी 999 करोड़ 99,97,401 रुपए की चर्चा जोरों पर है। चर्चा के पीछे की वजह हीरोडीह थाना इलाके के यदुरायडीह निवासी गणेश वर्मा है। दरअसल गणेश वर्मा ने हीरोडीह थाना में एक शिकायत की है। शिकायत में कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया हीरोडीह शाखा में उनका बचत खाता है। इस खाते में 999 करोड़ 99,97,401 रुपया माइनस कर दिया गया है। गणेश ने यह भी कहा कि इसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब वो केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जाने करने बैंक गए। यहाँ पता चला कि उनके खाते को फ्रीज किया गया है। चूंकि मामला लगभग 1000 करोड़ का है तो पूरा सोशल मीडिया इसी मामले से छा गया। तरह तरह की चर्चा होने लगी। ऐसे में पड़ताल शुरू की। सबसे पहले शाखा प्रबंधक मंजीत से बात हुई। वहीं मामले को और समझने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के एलडीएम अमृत चौधरी से संपर्क किया। एलडीएम से सीधी बात की। एलडीएम ने बताया कि गणेश का बचत खाता जनधन का है। इस खाते में कई ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जो आपत्तिजनक है। ऐसे में फरवरी 2025 में बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस द्वारा उक्त खाते में इतनी रकम का होल्ड लगाया गया। गणेश के खाते में लगभग 1000 करोड़ आने की बात पूरी तरह से गलत है। यहाँ बता दें कि साइबर फ्रॉड को देखते हुए आरबीआई के स्तर से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट एक्टिव है, जो फ्रॉड को रोकने, उसका पता लगाने और उससे निपटने के लिए कई तरह की नीति और तकनीक अपनाता है। हाल के वर्षों में हर उस खाते की मॉनिटरिंग हो रही है जिससे आपत्तिजनक ट्रांजैक्शन होता है। खाते में ट्रांजैक्शन संदिग्ध होने के बाद खाते को फ्रीज करने से लेकर आगे की कार्यवाही की जाती है।
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और रिया से जुड़े 4 केस की सीआईडी करेगी जांच। पाक हथियारों की तस्करी और गोलीबारी से जुड़ा है मामला। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और उसकी पत्नी रिया सिन्हा से जुड़े 4 संगीन मामलों की जांच अब झारखंड सीआईडी को सौंप दी गई है। रांची पुलिस ने इन चारों मामलों को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीआईडी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। 22 अक्टूबर 2025 को रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा सहित कोयलांचल शांति सेना के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 3 पाकिस्तानी पिस्तौल बरामद हुई थी। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उसमें रिया सिन्हा, इनामुल हक, रवि आनंद उर्फ सिंघा बॉडीगार्ड, मोहम्मद शाहिद उर्फ अफरीदी खान और मोहम्मद सिराज शामिल थे। पूछताछ में अपराधियों ने बताया कि सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान ड्रोन के माध्यम से पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद मंगवा रहे थे। इन हथियारों का इस्तेमाल रांची समेत देश भर के व्यापारियों को डराकर रंगदारी वसूलने में किया जाता था। रांची में इनामुल हक उर्फ बबलू खान सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान के लिए वसूली करता था। वसूली गई ये रकम सुजीत सिन्हा के गुर्गों की मदद से प्रिंस खान तक पहुंचती थी और फिर यूएई के रास्ते पाकिस्तान भेजी जाती थी। इस पैसे का उपयोग पाकिस्तान में अवैध हथियार खरीदने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता था। इस संबंध में मेसरा थाना में कांड संख्या 51225 दर्ज है। 17 अक्टूबर 2025 को रांची पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई में कुख्यात सुजीत सिन्हा गैंग और कोयलांचल शांति समिति से जुड़े 7 अपराधियों को हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था, जिनमें जीतेश कुमार उर्फ पीटर, अभिषेक कुमार, संतोष मिश्रा, मयंक कुमार उर्फ ऋषु महतो, राजू महतो, प्रिंस मिश्रा और सुमित वर्मा शामिल था। इन अपराधियों ने 4 अक्टूबर की रात डोरंडा थाना क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की थी, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी वायरल किया था। ये मामला मेसरा थाना में कांड संख्या 50625 के रूप में दर्ज किया गया था। झारखंड में 42% नल जल योजना का काम पेंडिंग, पैसे नहीं मिलने से संवेदक परेशान, मंत्री बोले केंद्र जिम्मेवार। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश पर ग्रहण लगा हुआ है। नल जल योजना का हाल बेहाल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल के अभाव में योजनाएं अधर में लटक गई हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। विभागीय मंत्री ने जो डेटा साझा किया है वो चौंकाने वाले हैं। दावा है कि केंद्रांश नहीं मिलने से योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से जरूरतमंदों तक नल से जल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद का दावा है कि केंद्र सरकार की बेरुखी के कारण योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इसकी वजह से बड़ी संख्या में जरूरतमंदों तक नल से जल पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि झारखंड में नल जल की 97,535 योजनाएं संचालित है। इनमें से 56,386 योजनाओं का काम पूरा हो गया है। शेष योजनाएं निर्माणाधीन है। इस योजना में केंद्रांश 50% और राज्यांश 50% है। केंद्रांश के रूप में 24,665 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। इसकी तुलना में राज्य सरकार ने 6,874 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने महज 5,987 करोड़ रुपए ही दिए हैं। विभागीय मंत्री का दावा है कि केंद्र से पिछले वित्तीय वर्ष में 2,114 करोड़ रुपए मिलना था। इसकी तुलना में सिर्फ 70 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने जा रहा है। आज भी वर्तमान वर्ष का एक पैसा नहीं मिला है, जबकि करीब 6,500 करोड़ आज भी केंद्रांश के रूप में लेना है। इसकी वजह से योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर राज्य सरकार गंभीर है। विभागीय मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार ने पहल कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने राज्यांश से 1,231 करोड़ रुपए जारी कर योजनाओं को चालू कराने की दिशा में पहल की। इस वित्तीय वर्ष में भी राज्यांश की राशि से योजनाओं को पूर्ण कराने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट ने आईएएफ अधिकारी को दी जमानत, कहा देश सेवा कर रहे स्क्वाड्रन लीडर की आजादी दांव पर लगी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय वायुसेना के एक सेवारत स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम जमानत दे दी है। अधिकारी पर अपनी पत्नी से दहेज लेने और उसके साथ क्रूरता करने का आरोप था। कोर्ट ने इस मामले को असाधारण और अजीब करार दिया, जहां देश की सेवा कर रहे एक अधिकारी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर लगी हुई थी। मामले की सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा है और फरार नहीं है। फिर भी उसके खिलाफ इश्तिहार जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिससे उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि वो आईएएफ में सेवारत है, जबकि उसकी पत्नी एक डेंटल सर्जन और लेक्चरर है। उसने कहा कि उसकी पत्नी उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी, जबकि वो खुद फिर से साथ रहने की इच्छा रखता था। इस मामले में आरोपी बनाए गए याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ नॉन जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसे बाद में जिला और सेशन जज ने खारिज कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।